ये कहानी है एक ऐसे प्लान की जो अपने वक्त का सबसे खतरनाक माना जाता है। एक ऐसा प्लान जिसमें हिटलर को उसके अपने लोग ही खत्म करना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी प्लानिंग अपने अंजाम तक पहुंच पाई? फिल्म का नाम है वैलकाइरी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी शुरू होती है 1943 में। उस वक्त जर्मनी लगातार एक के बाद एक यूरोपियन देशों पर कब्जा करता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी को ब्रिटिश आर्मी के हाथों ट्यूनिशिया में जोरदार झटका लगता है। इसी जंग के बीच हम एक जर्मन मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। इस ऑफिसर का नाम है कर्नल स्टेफनबर्ग, जिसे हिटलर के ऑर्डर्स पर ट्यूनिशिया भेजा गया था। स्टेफनबर्ग एक लॉयल जर्मन ऑफिसर जरूर था, लेकिन हिटलर की सोच और उसकी क्रूरता से वो बिल्कुल सहमत नहीं था। वो जानता था कि हिटलर के फैसलों ने जर्मनी को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। अपने मन की सारी बातें वो अपनी डायरी में लिखता रहता है। आगे हम देखते हैं स्टेफनबर्ग अपने कमांडिंग जनरल से बहस करता है। वो साफ साफ कहता है कि उनके पास ज्यादा गोला बारूद और खाना नहीं है, ऐसी बेकार लड़ाई को यहीं खत्म करना सही होगा। तभी अचानक दुश्मन की टैंक्स और फाइटर प्लेन्स हमला कर देता है। बॉम्ब गिरने लगते हैं, धूल और धुआं हर तरफ फैल जाता है। एक जबरदस्त धमाके में स्टेफनबर्ग बुरी तरह जख्मी हो जाता है। किसी तरह वो एक और सोल्जर के साथ गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन उनका गाड़ी हमले का शिकार हो जाता है। कहानी अब आगे बढ़ती है 13 मार्च 1943 पर। हिटलर जर्मनी के ईस्टर्न एयरबेस का दौरा कर रहा होता है। उसके साथ नाजी जर्मनी के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि स्टेफनबर्ग अकेला नहीं था। नाजी सिस्टम के अंदर ही ऐसे कई सीनियर ऑफिसर्स थे जो हिटलर को हटाना चाहते थे। उन लोगों ने अलग अलग मौकों पर 15 से ज्यादा बार हिटलर को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत हिटलर का साथ देती रही। इस बार प्लानिंग मेजर ट्रेस्को करता है। वो एक टाइम बम को वाइन बॉटल के अंदर छुपाकर हिटलर के प्लेन में भिजवा देता है। प्लान ये होता है कि प्लेन हवा में ब्लास्ट हो जाए और हिटलर वही खत्म हो जाए। लेकिन हिटलर बिल्कुल सेफ बर्लिन पहुंच चुका होता है। इसका मतलब बॉम्ब किसी वजह से फटा ही नहीं। ट्रेस्को तुरंत समझ जाता है कि वाइन बॉटल खोली ही नहीं गई। अगर बॉम्ब पकड़ा गया तो सब फंस जाएगा, इसीलिए अगले ही दिन बॉटल वापस मंगवा ली जाती है। इसी दौरान ट्रेस्को की मुलाकात जनरल फ्रेडरिक एल्बक से होती है, जो उसी सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा होता है। लेकिन हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब जनरल हैंस ऑस्टर को अरेस्ट कर ली जाती है। सबको लगने लगता है कि वो किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफनबर्ग एक जर्मन आर्मी हॉस्पिटल में होश में आता है। ब्लास्ट के कारण उसका दायां हाथ पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और बायां आंख भी नष्ट हो जाती है। उसकी वाइफ नीना अपने पति की हालत देखकर टूट जाती है। धीरे धीरे स्टेफनबर्ग ठीक होने लगता है, लेकिन एक हाथ और एक आंख के साथ जीना मुश्किल होता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। जनरल एल्बर्ग स्टेफनबर्ग को अच्छी तरह जानता था और उसे पता था कि स्टेफनबर्ग दिल से हिटलर के खिलाफ है। इसी वजह से उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। एक खुफिया मीटिंग में ग्रुप के लीडर जनरल कर्ल सबको हालात समझाता है। वो कहता है कि सिर्फ हिटलर को मारना काफी नहीं है। तब स्टेफनबर्ग एक सीधा सवाल पूछता है, हिटलर के मरने के बाद क्या? कर्ल कहता है कि उनका मकसद सिर्फ हिटलर को हराना नहीं, बल्कि आर्मी और देश की इज्जत वापस लाना है। लेकिन स्टेफनबर्ग समझता है कि जर्मन आर्मी और पब्लिक दोनों हिटलर के नाम की कसम खा चुके हैं। ऊपर से एसएस यानी हिटलर का स्पेशल आर्मी बर्लिन पर तुरंत कब्जा कर लेगी। मतलब हिटलर के मरने के बाद भी तानाशाह खत्म नहीं होगी। इस वजह से स्टेफनबर्ग कहता है कि पहले एसएस को कंट्रोल में लाना होगा। अगली मीटिंग में स्टेफनबर्ग अपना मास्टर प्लान बताता है, ऑपरेशन वैलकाइरी। उसका कहना होता है कि जैसे ही हिटलर मरेगा एसएस पावर लेने की कोशिश करेगा, लेकिन
लेकिन अगर आर्मी ऑपरेशन वैल्काइडी एक्टिवेट कर दे तो पूरे जर्मनी पर आर्मी का कंट्रोल हो जाएगा। वैल्काइडी असल में एक पुराना इमरजेंसी प्लान था जिसका इस्तेमाल विद्रोहियों को काबू करने के लिए किया जाना था। अगर इसे सही वक्त पर एक्टिवेट किया जाए तो एसएस लीडर्स को अरेस्ट करके पावर एक नए लीडर को दे दी जा सकती है। फिर जर्मनी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ शांति की बात कर सकता है और ये खतरनाक जंग खत्म हो सकती है। लेकिन इस प्लानिंग के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि ऑपरेशन वैल्काइडी का आइडिया उस वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। स्टेफनबर्ग फैसला करता है कि इसी पुराने प्लान को हिटलर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैल्काइडी के नियम में बदलाव जरूरी थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी बदलाव के लिए हिटलर की अप्रूवल चाहिए थी। तब स्टेफनबर्ग कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मुझे वैल्काइडी के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दो, हिटलर के साइन मैं खुद ले आऊंगा। उसका असली प्लान ये था कि पहले हिटलर को खत्म किया जाए और ऐसा दिखाया जाए जैसे एसएस ग्रुप ने ही उसे धोखा दिया हो। जैसे ही हिटलर मरे तुरंत एसएस के सारे टॉप ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक और आदमी का सपोर्ट बहुत जरूरी था, रिजर्व फोर्स का जनरल फॉर्म। प्रॉब्लम ये था कि फॉर्म हिटलर का लॉयल था। जनरल बेक चाहता था कि किसी तरह फॉर्म को इस ऑपरेशन के लिए मना लिया जाए। स्टेफनबर्ग और एल्बर्ग फॉर्म से मिलने जाते हैं, लेकिन फॉर्म कोई आम आदमी नहीं था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग हिटलर के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो स्टेफनबर्ग को साफ मना कर देता है। फॉर्म से सपोर्ट ना मिलने के बाद स्टेफनबर्ग का अगला टारगेट होता है एरिक फेलिसिबल, जो हिटलर के कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता था। एरिक गुस्से में स्टेफनबर्ग से कहता है कि वो हिटलर के बहुत करीब है और सिर्फ एक ऑर्डर पर स्टेफनबर्ग को मरवा सकता है। लेकिन स्टेफनबर्ग जानता था कि कम्युनिकेशन काटना सबसे जरूरी होगा और ये काम सिर्फ एरिक ही कर सकता था। काफी सोच विचार के बाद एरिक साथ देने को मान जाता है। इसके बाद वो अपने टाइपिस्ट के साथ बैठकर ऑपरेशन वैल्काइडी को दोबारा लिखना शुरू करता है और इस बार डॉक्यूमेंट की पहली लाइन होती है, एडोल्फ हिटलर इज डेड। अगले दिन एल्बर्ग स्टेफनबर्ग को बताता है कि उसे रिजर्व फोर्स का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया है। स्टेफनबर्ग पहले मना करता है, लेकिन एल्बर्ग समझाता है कि इस पोजीशन से उसे हिटलर तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। जनरल फॉर्म हिटलर से स्टेफनबर्ग का इंट्रोडक्शन करवाता है। हिटलर स्टेफनबर्ग के बारे में पहले से जानता था, एक ऑफिसर जो जंग में बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। स्टेफनबर्ग बताता है कि वैल्काइडी प्लान में कुछ इमरजेंसी चेंजेस किया जाए जिन पर हिटलर का साइन जरूरी है। उस दिन हिटलर अजीब मूड में होता है। वो फाइल ध्यान से देखे बिना ही साइन कर देता है। इसी एक सिग्नेचर के साथ हिटलर अपने ही खिलाफ ऑर्डर अप्रूव कर देता है। अब प्लान के मुताबिक एक टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाना था। बॉम्ब को हिटलर के बंकर में ब्लास्ट करना तय होता है। मीटिंग में हिटलर के करीबी और सीनियर ऑफिसर गार्डिलर भी मौजूद होता है। गार्डिलर कहता है, अगर हिटलर के साथ एसएस चीफ हिमलर जिंदा रहा तो मुश्किल हो जाएगा। मिशन से एक दिन पहले स्टेफनबर्ग अपनी फैमिली को एक सुरक्षित जगह भेज देता है, क्योंकि उसे पता था अगर ये प्लान फेल हुआ तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन हिटलर एक आर्मी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाला होता है। प्लान ये होता है कि मीटिंग के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए। जैसे ही हिटलर मरे बर्लिन से ऑपरेशन वैल्काइडी एक्टिवेट किया जाए। रिजर्व आर्मी को ऑर्डर मिलेगा कि वो एसएस ऑफिसर्स को अरेस्ट करे और उनकी पावर खत्म कर दे। मिशन कंप्लीट होने के बाद स्टेफनबर्ग बर्लिन में रिजर्व फोर्स का कंट्रोल लेगा। जनरल फॉर्म को हटा दिया जाएगा और गार्डिलर को जर्मनी का नया चांसलर बनाया जाएगा। अब स्टेफनबर्ग हिटलर के कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। उसका हाथ में एक ब्रीफकेस होता है जिसमें बॉम्ब होता है। क्योंकि वो चीफ ऑफ स्टाफ है, कोई उसकी चेकिंग नहीं करता। वो शांति से रूम में एंटर करता है और ब्रीफकेस टेबल के नीचे रख देता है। लेकिन तभी एक बात पता चलता है, एसएस चीफ हिमलर मीटिंग में होता ही नहीं। स्टेफनबर्ग तुरंत बर्लिन ऑफिस कॉल करता है। वहां असिस्टेंट जनरल क्वीन एनी फोन उठाती है और बताती है कि हिमलर अभी तक कॉन्फ्रेंस के लिए निकला ही नहीं। स्टेफनबर्ग ये बात जनरल बेक तक पहुंचाता है। बेक डिसाइड करता है कि बिना हिमलर के मिशन का कोई मतलब नहीं, इसीलिए ऑपरेशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है। इसी बीच जनरल बेक को खबर मिलती है कि एसएस चीफ हिमलर ने जनरल कर्ल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। कर्ल बिना कुछ कहे जर्मनी छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक स्टेफनबर्ग पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। वो अपने साथ एक लेफ्टिनेंट को लेता है और अगले कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ता है। इस बार सबको पूरा यकीन होता है कि मिशन
कामयाब होगा और दोनों बर्लिन वापस लौट आएंगे। स्टेफनबर्ग बॉम्ब एक्टिव करने के बहाने ड्रेसिंग रूम में जाता है। वहां जाकर वो टाइम बॉम्ब को तैयार करता है। बॉम्ब एक्टिवेट होने के बाद उनके पास सिर्फ 15 मिनट होगा वहां से निकलने के लिए। लेकिन तभी एक बात सामने आती है। मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए हिटलर अपने अंडरग्राउंड बंकर के बजाय ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रख लेता है। यह सुनते ही स्टेफनबर्ग का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि ऊपर के रूम में ब्लास्ट उतना कामयाब नहीं होगा। फिर भी स्टेफनबर्ग बिना घबराए कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। वो हिटलर के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है और ब्रीफकेस को टेबल के नीचे अपने पैर के पास रख देता है। प्लान के मुताबिक थोड़ी देर में उसे एक फोन कॉल आनी होती है, जिसके बहाने वो रूम छोड़ सके। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का फोन बजता है। ये वही सिग्नल होता है जिसका इंतजार था। स्टेफनबर्ग इमरजेंसी का बहाना बनाकर मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम धमाके से हिल जाता है। हर तरफ सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगता है। सोल्जर्स इधर उधर फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्टेफनबर्ग तुरंत गाड़ी पकड़ता है और एग्जिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन चेक पॉइंट पर एक सर्जेंट उन्हें रोक लेता है। हिटलर पर हमले के बाद सारे एग्जिट्स सील कर दिए जाते हैं। स्टेफनबर्ग के पास वक्त बहुत कम होता है। वो सर्जेंट को कहता है कि उसके पास हिटलर का ऑर्डर है, लेकिन सर्जेंट नहीं मानता। तब स्टेफनबर्ग एक ऑफिसर के रूम में जाकर फील्ड मार्शल को फोन लगाता है। आखिरकार सर्जेंट उन्हें जाने देता है। अब स्टेफनबर्ग प्लेन पकड़ता है और बर्लिन पहुंच जाता है। उसी वक्त हिटलर के कम्युनिकेशन हेड एरिक एल्बर्ग को एक कॉल मिलता है, जिसमें ब्लास्ट की बात होती है। प्लान के मुताबिक एनरिक तुरंत पूरे जर्मनी में कम्युनिकेशन लाइंस काट देता है ताकि किसी से बात ना हो सके। लेकिन एल्बर्ग कंफ्यूज होता है कि हिटलर सच में मरा है या नहीं। बिना कंफर्मेशन के ऑपरेशन वैल्काइडी एक्टिवेट करना पूरे देश को मुश्किल में डाल सकता है। इधर स्टेफनबर्ग बर्लिन पहुंच चुका होता है। 3 घंटे बीत चुके होते हैं और उनके हिसाब से हिटलर तब तक मर चुका होता है। जैसे ही स्टेफनबर्ग के ऑफिस से कंफर्मेशन आता है कि हिटलर मर चुका है, एल्बर्ग वैल्काइडी के डॉक्यूमेंट्स निकालता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, जनरल फॉर्म का साइन नहीं था। एल्बर्ग जनरल फॉर्म का सिग्नेचर कॉपी करता है और इसी के साथ ऑपरेशन वैल्काइडी ऑफिशियली शुरू हो जाता है। पूरे जर्मनी के आर्मी ऑफिसर्स को मैसेज मिलता है, एडोल्फ हिटलर की हत्या हो चुकी है। देश में हलचल मच जाती है। एल्बर्ग और क्विनहैम जनरल फॉर्म के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि हिटलर मर चुका है, लेकिन फॉर्म मानने को तैयार नहीं होता। फॉर्म फील्ड मार्शल केजल को कॉल करता है, जो हिटलर के साथ मौजूद था। केजल बताता है कि हिटलर जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। जनरल फॉर्म फोन रखकर कहता है, तुम लोग पागल हो क्या, हिटलर सिर्फ बीमार है। तभी स्टेफनबर्ग खुद सामने आता है और कहता है कि उसने अपनी आंखों से हिटलर को मरते देखा है। साथ ही वो कहता है कि ऑपरेशन वैल्काइडी शुरू हो चुकी है। फॉर्म शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे याद है कि उसने कभी ऐसा कोई ऑर्डर साइन नहीं किया। एल्बर्ग फाइल फॉर्म के हाथ में देता है। फॉर्म अपना सिग्नेचर देखकर हैरान रह जाता है। स्टेफनबर्ग पूछता है कि क्या फॉर्म उनका साथ देगा। फॉर्म मना कर देता है। स्टेफनबर्ग उसे अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन एल्बर्ग रोक देता है। अब स्टेफनबर्ग ऑर्डर देता है कि 3 घंटे के अंदर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एसएस के टॉप ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाए। रिजर्व आर्मी हाई कमांड के ऑर्डर्स पर एसएस ऑफिसर्स को पकड़ना शुरू कर देती है। इसी बीच गोएबल्स, जो हिटलर के खास था, उसे अरेस्ट का ऑर्डर मिलता है। लेकिन तभी हिटलर के बंकर से एक नया ऑर्डर आता है स्टेफनबर्ग को अरेस्ट करने का। अगर हिटलर मर चुका है तो ये ऑर्डर कौन दे रहा है? 2 अलग अलग कमांड्स के बीच फंसा ऑफिसर रोमर पहले गोएबल्स को अरेस्ट करने निकल पड़ता है। गोएबल्स उसी वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। रोमर गोएबल्स को अच्छी तरह जानता था। उसके पास सीधा ऑर्डर था, गोएबल्स को तुरंत अरेस्ट करना है। लेकिन गोएबल्स बिल्कुल शांत रहता है। वो रोमर को कहता है, जरा ये फोन पकड़ो और खुद बात करो। जैसे ही रोमर फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो एडोल्फ हिटलर की होती है। हिटलर बताता है कि वो जिंदा है। साथ ही वो कहता है कि स्टेफनबर्ग और उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही हिटलर के जिंदा होने का खबर निकलता है, पूरी हालत पलट जाती है। जो एसएस लीडर्स गिरफ्तार हो चुके थे, उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता है। जब ये बात स्टेफनबर्ग तक पहुंचती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ऑपरेशन वैल्काइडी को तुरंत रोकना होगा। अब उनके पास भागने के अलावा और
कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन भागने से पहले ही सबको पकड़ लिया जाता है। सभी मेंबर्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ जनरल फॉर्म भी मौजूद होता है और सबको मौत की सजा सुना दी जाती है। इसी दौरान जनरल बेक एक कदम आगे बढ़ता है। वो जनरल फॉर्म से पिस्तौल लेता है। बेक नहीं चाहता था कि उसकी मौत उसी आर्मी के हाथों हो जिसके लिए उसने सारी जिंदगी भर काम किया। सबके सामने वो खुद को गोली मार लेता है। ये सब देखकर स्टेफनबर्ग अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। जनरल फॉर्म के ऑर्डर पर फायरिंग स्क्वाड उन पर गोलियां चला देती है। जनरल ट्रेस्को उस वक्त मौजूद नहीं होता, लेकिन बाद में जंगल में खुदकुशी कर लेता है। आखिर में कर्नल स्टेफनबर्ग का नंबर आता है। अपनी मौत से पहले वो एक आखिरी बार अपने देश को देखता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश। उसका सपना था दुनिया को एक राक्षस से बचाना, लेकिन उसका बलिदान बेकार चला जाता है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर उस दिन सिर्फ 2 घंटे और मिल जाते और हिटलर सच में मर चुका होता, तो क्या आज दुनिया का इतिहास बिल्कुल अलग होता? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।